हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र 2021, जिसमें हम कर रहे हैं गाइस भारतीय इतिहास और उसमें भी प्राचीन भारत का इतिहास हमारा चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं और इसके भी 2 पार्ट आ चुके हैं। तो गाइस आज हमारा होगा पार्ट 3 और ये आई होप कि ये जो है लास्ट पार्ट होगा। 50 क्वेश्चंस रिमेनिंग और उसके बाद जो है ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर हम जो चैप्टर नंबर 9 है इसका पार्ट 3 है गाइस, कौन सा है? मौर्य साम्राज्य। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 51। तो जो क्वेश्चन नंबर 51 है गाइस, क्या है कि इसमें लिखा है अशोक के जो शिलालेख है उसको पढ़ने वाले जो प्रथम अंग्रेज हैं वो कौन थे गाइस? हमने कल भी पढ़े थे, बहुत ही रिपीट हो रहा है क्वेश्चन ये आपका। तो इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर लिखा है सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहला जो है विकूटन यानी कि डिजाइफर किसने किया था? ठीक है, तो इसका आंसर है गाइस किसने किया था। तो गाइस किसने किया था यानी कि विकूटन यानी कि डिकोडिंग कहते हैं हम। ठीक है, डिसाइफर आप कह लीजिए या डिकोड। देखिए डिकोडिंग क्या होता है, आप किसी चीज़ को एनकोड करते हैं उसके बाद आप डिकोड करते हैं, मतलब आप इसे किसी कूट लैंग्वेज में लिखते हैं, फिर उसको क्या करते हैं विकूट कर देते हैं। ठीक है, कूट लैंग्वेज ऐसी होती है गाइस जैसे कि हमें जो कुछ ऐसे इनकोड कर दिया कि सभी को समझ में ना आए। ठीक है, फिर जो लिपि थी या जो लिपि थी उसको समझने का जो सबसे पहला श्रेय किसको मिलता है? आपका जेम्स प्रिंसेप को मिलता है गाइस। वही चीज़ लिखी है, बस इसका ये वर्ड जो है थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है, बाकी ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन वही सब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो इसमें लिखा है वह स्थान जहाँ प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। तो गाइस क्या है आपका? आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि, ये हमने नोट्स में भी पढ़ा था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। लिपि का पता जो है श्रीलंका स्थित कहाँ? अनुराधापुर से चलता है। गाइस लिपि है प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि का पता कहाँ से? अनुराधापुर, और ये कहाँ पे है? श्रीलंका में है, और यहाँ से पता चलता है। और कुछ और स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि के साक्ष्य मिलते हैं, मतलब एक जो अनुराधापुर श्रीलंका है वहाँ से तो मिल रहे हैं और इसके अलावा भी आपको मिल रहे हैं। ठीक है, जिनके नाम क्या है? पिपर हवा, और दूसरा है सौगौरा, फिर है महास्थान। यहाँ इन 3 जगह से भी आपको मिल जाएगी प्राग हड़प्पा प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि का पता आपको पिपर हवा से, सौगोरा और जो है महास्थान, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि जो है दाई से बाई, देखे इसने कहा दाई से बाई यानी राइट से लेफ्ट की तरफ, जैसे हम उर्दू लिखते ना गाइस, तो वो आपकी ये आपकी राइट टू लेफ्ट चलती है। तो इसने कहा कि दाई से बाई कौन सी लिपि लिखी गई है? तो गाइस इसका आंसर है खरोष्टी। ये भी हम नोट्स में पढ़ चुके हैं, इसमें देखिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है जो है प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि जो है दाई से बाई लिखी जाती है, और इसे पढ़ने का श्रेय किसको मिला है गाइस? ये हम सब पढ़ चुके हैं। चाहे तो आप यहाँ पे लिखिए सेम, और इससे जाके कहाँ से पढ़िए? जो नोट्स हमने पढ़े थे वहाँ से पढ़िए, ताकि ना वो चीज़ आप जितनी बार पढ़ेंगे ना उतने वो वाला पेज, वो वाला पैराग्राफ आपको उस तरह से याद हो जाएगा कि यार ऐसा ऐसा एक पैराग्राफ है और कहाँ पे है, सब या बिल्कुल माइंड में सब सेट हो जाती है इमेज। ठीक है, तो आप वहीं से पढ़िए, आप यहाँ से ना पढ़ के वहाँ से पढ़िए जो हमने नोट्स में पढ़े थे। तो गाइस किस किस को मिलता है इसको पढ़ने का श्रेय? एक मिलता है मेसन, फिर है प्रिंसेप, फिर है नॉसिन, लेसन और फिर कनिंगम। ठीक है, जैसे कि हमने देखा जेम्स प्रिंसेप हो गए और कनिंगम, हमें 2 नाम याद है। इसके बाद इसने कहा कि जैसे मेसन, लेसन, राइट, और नॉरिस सॉरी, तो इनको मिलता है। अब ये क्या है? ये कहाँ की है? उत्तर पश्चिम भारत, राइट। ये होता है उत्तर, ये होता है पश्चिम, यहाँ पे उत्तर पश्चिम भारत। लिखा है निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाई से फिर सेम क्वेश्चन है गाइस, ये क्वेश्चन हो रहा है रिपीट, आप इस पे लिखिए। तो आप इस पे क्या लिखेंगे? रिपीट। फिर लिखा है भारत का अपने अभिलेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह अशोक का, सॉरी नॉट भारत, सॉरी गाइस थोड़ा। तो इसने कहा अशोक का अपने अभिलेखों में किस नाम से उल्लेख हुआ है गाइस? देखिए ये है प्रियदर्शी अशोक बोला जाता है। देखिए अशोक ने कुछ उपाधि ली थी, मतलब कुछ ऐसे उपाधियाँ थी जो अशोक के लिए थी। ठीक है, जैसे तो एक हो गया आपका देवाना प्रियदर्शी, यानी कि देवताओं का प्रिय और देखने में सुंदर। ठीक है, और उसके बाद लिखा है कि राजा आदि की उपाधि से जो है संबोधित किया जाता है, और पुराणों में अशोक वर्धन कहा जाता है। ठीक है, ये सारे आपके किसके थे? अशोक के थे। इसके अलावा दशरथ का भी था।
ठीक है, देवनाप्रिय, ठीक है, अशोक और दशरथ दोनों ही थे। फिर लिखा है अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से, देखिए फिर से वही सेम क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा गाइस, प्रियदर्शी। प्रियदर्शी, देखिए देवना प्रियदर्शी या प्रियदर्शी एक ही बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये सेम क्वेश्चन है, बी आंसर है इसका। लिखा है अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख जो है प्रियदर्शी या देवनाप्रिय। फिर वही क्वेश्चन है गाइस, किसके लिए होगा, ये अशोक के लिए होगा। फिर लिखा है निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। ठीक है गाइस, तो इसने कहा कि अशोक के प्रस्तर स्तंभ है उसके बारे में क्या गलत है। तो इसमें लिखा है ये स्थापत्य संरचना का भाग है। ठीक है, ये स्थापत्य संरचना का भाग है। इसने कहा, चलिए प्रस्तर स्तंभ की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है ये इन पर क्या है, बढ़िया पॉलिश थी। ठीक है, ये अखंड थे, मतलब अखंड का मतलब एक ही शिला होगी, एक ही प्रस्तर होगा, एक ही पत्थर होगा जिससे बना दिया होगा। ये नहीं कि दो चार पत्थर जो है, बहुत सारे पत्थर ऐसे जोड़ के एक स्तंभ बनाया होगा, नहीं, एक ही को काट के बनाया होगा। ठीक है, स्तंभों का क्या है, शेफ्ट सुंडाकार है। कैसा है, सुंडाकार। ठीक है, आगे बढ़ती है, इसकी थोड़ी सी व्याख्या हम लोग देखते हैं। तो इसमें गलत क्या है, ये स्थापत्य संरचना का भाग है, ये गलत है। तो इसमें अशोक के जो है प्रस्तर स्तंभ जो है स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है, बल्कि ये क्या है, पृथक रचना है। जो स्थापक संरचना है उससे अलग रचना है ये अशोक के स्तंभ, और अन्य तीन जो है इसने कहा बाकी सब क्या है, सही है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख होता है। तो देखिए इसका अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख कहाँ होता है, इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। इसमें लिखा है अशोक का जो इतिहास है हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात हो जाता है। मतलब जो अशोक के अभिलेख हैं, जैसे आपके शिलालेख हो गए, स्तंभलेख हो गए, आपके गुहा लेख हो गए, इन्हीं से जो है अशोक का जो पूरा इतिहास है उसका आपको उल्लेख मिल जाता है। तो उसके अभी तक क्या है, 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कितने, 40 से अधिक अभिलेख अशोक के प्राप्त हो चुके हैं। अब देखिए इसमें लिखा है मस्की, गुर्जरा, नित्तर, फिर उड़ेगोलम के लेखों में अशोक के व्यक्तिगत नाम भी मिलते हैं। तो ये आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसमें लिखा है अशोक के व्यक्तिगत नाम कहाँ मिलेंगे आपको, एक मिलेगा मस्की, गुर्जरा, फिर नित्तूर और उड़ेगोलम। ये 4 जगह है, आप इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ क्या है, रानियों अशोक यानी कि राजा अशोक उल्लिखित है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं गाइस, और ये भी देखेंगे ये क्वेश्चन जो है किस एग्जाम में आया हुआ है। ये भी देखिए अधिकतर आप ये देखा करिए कि क्वेश्चन जो है किस एग्जाम में आया हुआ है, तो इससे आपको अपने एग्जाम का पैटर्न पता चलता है। आप अपने एग्जाम का पैटर्न जरूर उस पर ज़्यादा गौर किया करिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो है, ओके सॉरी, चलिए गाइस थोड़ा सा यहाँ पे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है IAS 2019 का पेपर है। सोचिए कितना एडवांस है। ठीक है, इसमें लिखा है कर्नाटक के गुलबर्ग जिले में जो है भीमा नदी के किनारे क्या लिखा है, कंगनहल्ली में बौद्ध स्तूप है। यहाँ सम्राट अशोक का जो है रानी के साथ प्रस्तर पर रूप चित्र उत्कीर्ण किया गया है। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, राजा अशोक यानी कि रानियों अशोक लिखा गया है गाइस। ये IAS का क्वेश्चन है। ठीक है, और हमारा लेवल है स्टेट PCS का, तो दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है, जैसे कि आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तक। ठीक है, और ये ऐसा क्वेश्चन है, आप इसकी रेफरेंस बुक भी देखिएगा। ये अगर आप सही से नहीं पढ़ेंगे तो शायद आप इसका आंसर नहीं दे पाएँ, लेकिन हाँ IAS का लेवल है तो हमसे तो काफ़ी ऊपर ही है। इसमें लिखा है निम्नलिखित अभिलेखों में से किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है। ठीक है, इसका अभी हमने जो पढ़ा था उसमें व्याख्या जो हमने देखी थी उसमें देखा था मस्की। तो मस्की का जो है आपका लघु शिलालेख, देखिए 2 तरह के थे शिलालेख, आपका वृहद और लघु शिलालेख होते हैं। ठीक है, जिसमें से इसमें बात करी गई है लघु शिलालेख की। फिर लिखा है निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का जो है नामोल्लेख हुआ है। ठीक है, तो हमने 2-3 नाम पढ़े थे जिसमें एक था गुर्जरा भी। फिर लिखा है अशोक का रुम्मनदेही स्तंभ जो है संबंधित है। रुम्मनदेही स्तंभ किससे संबंधित, ओके, तो गाइस इसका आंसर है बुद्ध के जन्म से। आइए देखते हैं। लिखा है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के जो है 20 वर्ष के बाद लुम्बिनी की यात्रा की थी। ठीक है, और यहाँ शिला स्तंभ यानी कि रुम्मनदेही लघु स्तंभ लेख जो है स्थापित किया था। स्तंभ लेख जो है स्थापित किया था कहाँ पे, लुम्बिनी में किया था। और कौन सा, रुम्मनदेही लघु स्तंभ लेख स्थापित किया था। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण क्या होता है कि लुम्बिनी ग्राम में भोग कर यानी कि ये
टैक्स होता है जिसको माफ़ कर दिया जाता है, और जो भू राजस्व यानी कि जो आपका रेवेन्यू लिया जाता है, लैंड रेवेन्यू जो होता है, भू राजस्व होता है, वो आपका 1/6 से क्या होता है 1/8 कर दिया जाता है, यानी कि कम कर दिया जाता है। देखिए ये वाला कर तो बिल्कुल ही माफ़ कर दिया, कौन सा भोग कर तो बिल्कुल ही माफ़ कर दिया, और भू राजस्व को भी क्या कर दिया, कम कर दिया, बिकॉज ये जो लुम्बिनी है वो बुद्ध की क्या है, जन्म स्थान है, जन्मभूमि है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। लिखा है गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है, कहाँ स्थित है, गुर्जरा कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये गाइस कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। देखिए इसका आंसर क्या है, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर लिखा है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो कौन सा है, वो है भाब्रू। भाब्रू स्तंभ है गाइस, आपको ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, ऐसे एक बार में तो याद नहीं होती है। ठीक है, 2-4 बार पढ़ेंगे तो अपने आप याद। इसमें लिखा है भाब्रू यानी कि बैराट, एक ही बात है। ठीक है, बैराट या भाब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को क्या है, मगध का जो है सम्राट बताया। इसमें भी ऐसे है बिकॉज ये हम नोट्स में पढ़ चुके हैं गाइस। और यही अभिलेख क्या है, अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी जो है प्रमाणित करता है, यानी कि जो इसने कहा कि भाब्रू या बैराट स्तंभ लेख है उसमें 2 चीज़ें पता चलती हैं, उसमें 2 चीज़ें लिखी हुई है। एक ये कि अशोक ने लिखवाया है कि वो जो है मगध का सम्राट है, एक दूसरा ये बुद्ध जो है बौद्ध धर्मावलंबी है, यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाला है। ये दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी, किस में मिलेंगी, भाब्रू बैराट स्तंभ लेख में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है कालसी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो गाइस आइए देखते हैं, इसमें डायरेक्ट इसका व्याख्या देखते हैं। इसने कहा जो कालसी है उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है, यानी कि जो आज का उत्तराखंड है वहाँ के जो जिला है देहरादून वहाँ पे स्थित है क्या, कालसी। और यहाँ से अशोक का शिलालेख मिला है, और इसलिए जो है कालसी एक ऐतिहासिक महत्व है, कालसी का क्या है, ऐतिहासिक महत्व है। फिर लिखा है उत्तराखंड में सम्राट, कई ये क्वेश्चन देखिए कहाँ आया है, यूपी PCS लोअर में। ओके, फिर लिखा है उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक जो है प्रति कहाँ मिली है गाइस, कहाँ मिली है, अभी हमने देखा कहाँ पे मिली, उत्तराखंड का क्वेश्चन है ये, देखिए उत्तराखंड का है, और ये मिली हमें कालसी में, जो अभी हमने पढ़ा कि उत्तराखंड के जो है देहरादून जिले है वहाँ पे। ठीक है, कालसी में। फिर लिखा है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस जो है शिलालेख में होता है। ठीक है, तो गाइस इसका आंसर है आपका 13वां। आइए पढ़ते हैं इसका, ये भी हमने सब पढ़ा है, आपके नोट्स में हमने देखा है, सेम है ये। लिखा है अशोक के राज्यकाल में पहली बड़ी जो घटना है वो क्या थी, कलिंग युद्ध। इसमें क्या है, अशोक की विजय होती है। ठीक है, अशोक के 13वां जो शिलालेख है इस युद्ध के क्या है संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि जो शिलालेख थे अशोक के कितने थे, 14 में से जो 13वां शिलालेख था ना उसमें आपको कलिंग युद्ध के बारे में मिलता है। ठीक है, ये घटना अशोक के शासनकाल के जो है 8 वर्ष बाद यानी कि अशोक का जो राज्याभिषेक होता है गाइस कब होता है, 269 में होता है, और उसके 8 वर्ष बाद यानी कि 261 में ये घटना होती है, यानी कि कलिंग युद्ध होता है और उसमें अशोक की होती है विजय। ठीक है, इस शिलालेख में उसने क्या है कलिंग युद्ध में से जो हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया। मतलब यहाँ से जो है अशोक को बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई, लोगों को मरते हुए देखा, उसने बहुत खून खराबा देखा, यहाँ से उसका मन परिवर्तित, हृदय परिवर्तन होता है, दुख होता है, उसको बहुत पश्चाताप होता है, हृदय परिवर्तन होता है, और फिर वहाँ से ये बौद्ध जो है बौद्ध धर्म की तरफ आगे बढ़ता है। ठीक है, फिर लिखा है कलिंग युद्ध का विवरण हमें जो है ज्ञात होता है, फिर वही बात हो गई। तो 13वां शिलालेख है, अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 71 लिखा है कि अशोक ने निम्न अभिलेखों में से क्या है पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है, मतलब धार्मिक सहिष्णुता के प्रति कौन सा अभिलेख है, जो है आपका है शिलालेख 12। तो लिखा है अशोक के दीर्घ शिलालेख 12 में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई और धार्मिक सहिष्णुता हेतु जो है पालनीय उपाय बताए गए हैं गाइज। ये भी आपका क्या है बिल्कुल सेम टू सेम है जैसा आपने नोट्स पढ़े हैं, कुछ वैसा ही। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस शासन ने अपने प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया है। क्या परामर्श दिया है राजा ने अपनी प्रजा को। लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की जो दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने संप्रदाय की प्रशंसा कर रहा है। ठीक है, अपने धार्मिक संप्रदाय की जो है प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है। मतलब अपने की तो भैया भक्ति कर रहा है, अपने को बहुत ही ज़्यादा अपने संप्रदाय को बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ मानता है और दूसरे की निंदा करता है, वे अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुँचाता है। तो यहाँ क्या होता है कि वो दूसरे की निंदा नहीं कर रहा है, अपने ही संप्रदाय को हानि पहुँचा रहा है। ठीक है, तो ये किसका परामर्श था गाइस, ये था अशोक का।
ये आता है, देखिए गाइस ये आया है, वैसे ये क्वेश्चन आसान है, अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा हो मौर्य साम्राज्य तो वो इसका आंसर दे सकता है। आईएएस 2020 का क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर लिखा है कि अशोक के जो प्रमुख जो शिलालेख हैं संगम राज्य के विषय में हमें पता चलता है। देखिए जो संगम राज्य है उसके विषय में आपको अशोक के किस शिलालेख से पता चलता है, तो गाइस इसका आंसर है दूसरा और 13वां, ये वाला आंसर है। मतलब दूसरे और 13वें में आपको क्या है, संगम युगीन जो राज्य है, संगम राज्य है, उसके बारे में पता चलता है। और वो संगम राज्य कौन कौन से हैं गाइस, जो आपके बिल्कुल सुदूर दक्षिण में है, मतलब बिल्कुल ही नीचे की तरफ जब आप जाएंगे तो वहाँ पे, जैसे कि चोल हो गया, पांड्य हो गया, सतीपुत्र हो गया, केरलपुत्र हो गया, ठीक है। और ताम्रपड़ी, ताम्रपड़ी क्या है गाइस, श्रीलंका है। तो एक दो बार पढ़िए बिल्कुल, एक आपको चोल पता होगा, पांड्य पता होगा, ठीक है। उसके बाद आप केरल से केरलपुत्र मान लीजिए, और जो ताम्रपड़ी आपका श्रीलंका हो गया, और सत्यपुत्र हो गया। तो इन सबकी सूचना मिलती है। निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारत का उल्लेख जो है भारत के अभिलेख में नहीं है, यानी कि अभी हम इसने कहा कि कौन से दक्षिण का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें उल्लेख है। देखिए चोल और पांड्य तो है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सतीपुत्र भी अभी हमने, लेकिन सातवाहन का नहीं है गाइस, अभी जो हमने पढ़े उसमें सातवाहन नहीं लिखा था। फिर लिखा है टोलेमी फिलाडेल्फस, जिसके साथ जो है अशोक के राज संबंध थे, कहाँ का शासक था। तो गाइस वो कहाँ का था, मिस्र का शासक था। और ये किस राजदूत को भेजता है गाइस, आप ये इसका आंसर करिएगा, ये एक राजदूत को भेजता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसमें लिखा है कि मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि कौन से शिलालेख से गाइस, 13वें शिलालेख से क्या ज्ञात होता है, ये ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ जो है मैत्रीपूर्ण संबंध थे, ठीक है। जिसमें कौन कौन था, एंटीयोकस सेकंड थियोस सीरिया का शासक था, आपका टोलमी सेकंड फिलाडेल्फस मिस्र का शासक था, फिर एंटीगोनस गोनातास, फिर है मैसिडोनिया या फिर मकदूनिया का राजा था, फिर है साइरीन का शासक था, और अलेक्जेंडर एपिरस का राजा, ठीक है। ये थे गाइस, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा आता है यूपी यूडीए और एलडीए प्री का क्वेश्चन है गाइस। अशोक के समकालीन जो है तुर्मन कहाँ का राजा था गाइस, ये है यूपी पीसीएस 2012 का है, प्री का है, ठीक है। ये जो है मिस्र का राजा था, ठीक है। कौन गाइस, इसका नाम है तुर्मय। ओके आइए देखते हैं क्या हमने ये नाम पढ़ा। तो देखिए ये लिखा है तुर्मे या तुर्माय, यानी कि टॉलमी इसका ही नाम था, टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस, जो कि मिस्र का राजा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अशोकों के सुदूर देश जैसे कि सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। मतलब अभी हमने पढ़ा सीरिया मिस्र के संग किस किस संबंध थे गाइज, अभी हमने अशोक का देखा, तो यानी कि अशोक कहाँ है, मौर्य काल से है, मौर्य साम्राज्य से। फिर अशोक के धम्म का मूल संदर्भ क्या है, तो हमने क्या पढ़ा था गाइज, ऐसा कुछ पढ़ा था, उदारता, सहिष्णुता और कुछ इस तरह से। देखिए इसका आंसर है ई, ठीक है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं डायरेक्ट। हमने क्या पढ़ा था, ये सब तो पढ़ा था, उदारता, सहिष्णुता, आइए दान, दया, ये सब। चलिए इसमें क्या लिखा है, अशोक धम्म यानी कि धर्म, ठीक है। धम्म यानी कि धर्म एक नैतिक क्या है, संहिता है, ठीक है। अशोक अपने दूसरे और सातवें अभिलेखों के माध्यम से संदेश देता है, क्या, अपासिन्वे बहु यानी दया दाने सच्चे सोचे मादे साधवे चा, मतलब इसका मतलब क्या है, कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना और स्वभाव में मधुरता और क्या है, साधुता बनाए रखना। मतलब जो भी अच्छी अच्छी बातें सब, ठीक है। किसमें, दूसरे और सातवें शिलालेख में। तो इस प्रकार अशोक धम्म के मूल जो है संदेश में शांति, अहिंसा, ठीक है, बड़ों का सम्मान करना, धार्मिक सहनशीलता नहीं था, ये सारी चीज़ें। तो गाइस इसका आंसर हो गया ई। आइए देखें एक बार फिर से हम क्वेश्चन। तो यहाँ लिखा है, देखिए राजा के प्रति वफादारी, ये तो गलत है। शांति अहिंसा बिल्कुल है, बड़ों का सम्मान भी है, धार्मिक सहनशीलता, ये सारे 3 है, मतलब एक से ज़्यादा, इसलिए इसका आंसर क्या है, ई। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर यहाँ राजस्थान का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि जो है, हाँ क्या करा था, अशोक ने पशु बलि पे रोक लगा दी थी। ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका बी, यानी कि अभिलेख 5 था, ये शिलालेख अभिलेख स्तंभ लेख 5 सॉरी। फिर इसमें लिखा है अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख जो है इस प्रकार है, यहाँ कोई जीव, ये है आपका प्रथम शिलालेख, राइट।
तो इसने लिखा है यहाँ कोई भी जीव मारकर बलि ना दिया जाए, ना कोई उत्सव किया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रत्येक दिन, इसने कहा जो प्रियदर्शी राजा थे यानी कि अशोक थे, उनकी जो पाकशाला थी उसमें प्रतिदिन क्या होता था, सैकड़ों जीव जो है मांस के लिए मारे जाते थे। लेकिन क्या है, इस अभिलेख के लिखे जाने तक सिर्फ क्या होता है कि पहले सैकड़ों जीव मारे जाते थे, फिर हो गए 3, और 3 में भी कौन से, 2 मोर और 1 मृग। ठीक है, इसको भी बाद में क्या हुआ, भविष्य में मारा जाना बंद कर दिया गया। ठीक है, फिर इसमें लिखा है 5वां स्तंभ लेख के अनुसार अशोक द्वारा राज अभिषेक के 26 वर्ष के बाद निम्नलिखित जीवों का जो वध है वो बैन निषेध कर दिया गया। ठीक है, जैसे कि जीव के नाम एक बार देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन से थे जिनको मारना बिल्कुल ही बंद करवा दिया गया। जैसे कि तोता, मैना, अरुणा, जंगली बतख, नंदी मुख, चमगादड़, रानी चींटियाँ हो गई आपकी, मछली हो गई आपकी, क्या हो गया, कछुआ, शाही, गिलहरी, फिर हिरण, बैल, श्वेत कबूतर, घरेलू कबूतर, और ऐसे जो चौपाए जो खाए ना जाते हों अतः अन्य किसी काम ना आते हों। ठीक है, प्रत्येक जो है पक्ष के 8वें, 14वें, 15वें दिन, जो पक्ष होते हैं ना, तो उसके 8वें, 14वें और 15वें दिन क्या है, तिस्य और पुनर्वसु के दिन क्या है, तीनों ऋतुओं की पूर्णिमा को और दूसरे त्योहारों पर बैल हो गए, बकरों हो गए, मेढकों या सुअर हो गया, अन्य जानवरों को जो है बधिया ना किया जाए। ठीक है, फिर उसके लिए तिष्य, पुनर्वसु, फिर ऋतुओं की पूर्णिमा को प्रत्येक ऋतु की पूर्णिमा वाले पक्ष में घोड़े और बैलों को ना दागे जाए। ठीक है, तो इसका गाइस आंसर क्या हो गया, इसका आंसर वही है कि स्तंभ लेख 5 में ये तब लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा उसमें नॉलेज बहुत ज़्यादा ही लिख दी है, इतना कोई याद भी नहीं कर पाएगा। लिखा है निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक जो है खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। ठीक है, तो गाइस इसका जो है इसका आंसर है सौगौरा ताम्रपत्र। ओके, आइए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखें। आइए इसका क्वेश्चन 1998 का, चलिए इसकी व्याख्या क्या लिखा है कि गोरखपुर जिले से प्राप्त सौगौरा ताम्रपत्र अभिलेख और क्या है, बोगरा जिले यानी कि बांग्लादेश से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोक कालीन जो है प्राकृत भाषा में हुई है, और इसमें क्या है, ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। मतलब ये जो 2 लेख है ना गाइस, उसमें भाषा कौन सी यूज़ करी गई है, प्राकृत, और लिपि कौन सी है आपकी गाइस, ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, तो लिखा ये अभिलेख अकाल के समय के लिए जाने मतलब राहत का, जैसे अकाल पड़ गया। ठीक है, तो उस समय क्या करा जाता था, राहत कार्य। तो इस अकाल की पुष्टि जो है आपको जैन स्रोतों से भी होती है। तो लिखा है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। ओके, ठीक है, कलिंग विजय हम जानते हैं, और कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय और समुद्री मांग को नियंत्रित करता था। बिल्कुल सही है, दोनों सही है गाइस। ठीक है, तो जोड़ भी लिया था, इसका आंसर बी होना चाहिए। आइए देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर है ए, यानी कि सही तो दोनों है। ठीक है, तो अच्छा ओके, आई डोंट नो कैसे कि आर ये दोनों सही है और आर जो है ए को सही स्पष्टीकरण, आई डोंट नो। इसमें लिखा है जो कलिंग होता था ना गाइस, जैसे आपको जब दक्षिण की तरफ जाना है तो आप कलिंग से होते हुए जाते थे, तो आप क्या स्थल मार्ग से भी जाते थे, आप समुद्री मार्ग से भी जा सकते थे, और अशोक ने क्या है कलिंग को तो जीत ही लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिखा है अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त कर उसे मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया था, और दक्षिण के साथ क्या है सीधे संपर्क के लिए जो है समुद्री स्थल मार्ग पर मौर्यों का नियंत्रण अवश्य था। ठीक है, यदि कलिंग स्वतंत्र देश रहता, अगर ये मान लीजिए ये स्वतंत्र रहता, अशोक इसे नहीं जीतते, तो क्या होता, तो समुद्री और स्थल मार्ग से होकर जो है व्यापार में रुकावट आती, क्या आती, रुकावट। ठीक है, अतः कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाना जो है अवश्य हो गया था, और इस प्रकार जो कथन कारण दोनों सही है, और जो कारण है कथन की सही व्याख्या करता है। आइए एक बार कथन देखते हैं क्या था। इसमें लिखा है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, बिल्कुल जोड़ तो लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। ठीक है, मतलब इन्होंने भू अनुदान दिया था, लेकिन इसमें लिखा है कि धार्मिक आधार पर नहीं दिया था। अच्छा देखते हैं। ठीक है, और दूसरा लिखा है भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विरोध किया था। ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी, यानी कि देखिएगा इस क्या कहा गया था। जब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, हम लुम्बिनी की बात कर रहे थे,
ये जन्मभूमि थी बुद्ध की, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा था, इन्होंने एक कर माफ़ किया था और जो भूमि कर है, भू राजस्व है, उसको भी कम कर दिया था, ठीक है। तो चीज़ें एक तो ये हो गया, और दूसरा इसने कहा कि उसमें क्या कृषकों ने विरोध किया था, ये तो गाइस बिल्कुल ही गलत है, विरोध तो कुछ नहीं हुआ था। चलिए आगे इसका एक बार व्याख्या देखते हैं। लिखा है धार्मिक आधार पर भूमि दान का प्रथम साक्ष्य मौर्य उत्तर युगीन जो है राजवंश सातवाहन के समय के एक अभिलेख से प्राप्त होता है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर कोई भी जो है दान स्वरूप मतलब कुछ भी दान स्वरूप नहीं दिया था। भूमिदान के विरुद्ध जो है कृषकों के विरोध का कोई वर्णन नहीं दिया जाता है, यानी कि इसने कहा ए सही है और बी जो है आपका गलत है। आइए एक बार फिर से क्वेश्चन देखें क्या था। अच्छा गाइस, इसमें लिखा है नहीं दिया था, ओके सही है। फिर यहाँ लिखा है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। ओके, इसका देखिए गाइस, मेगास्थनीज जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में क्या होता है कि भारत आता है, और इसको भेजता कौन है, इसको भेजते हैं इसको भेजते हैं सेल्यूकस निकेटर। ओके, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो ये भी हमने नोट्स में पढ़ा था पूरा। इसमें लिखा मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजसभा में जो है भेजा गया यूनानी राजदूत है। कौन सा है, यूनानी राजदूत है। और इसके पूर्व, इससे पहले क्या है, वे अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। कौन, मेगास्थनीज। फिर मेगास्थनीज ने जो है काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया था। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे जो है उसकी एक रचना थी, उसकी एक बुक थी, ग्रंथ था जिसका नाम था इंडिका। तो उसमें उसने सब कुछ लिखा था, ठीक है। जो भी उसने भारत में देखा, जो भी उसने सुना, वो सारी चीज़ें उसने कहाँ लिखी थी, इंडिका में लिखी थी। तो मेगास्थनीज दूत था। गाइस, किसने भेजा था मेगास्थनीज को, इसको भेजा था सेल्यूकस ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। फिर लिखा है कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन, ठीक है, का विषय के रूप में उल्लेख किया गया था, ठीक है। 7 वर्गों में मौर्य साम्राज्य का विभाजन होता है, और इसका उल्लेख कहाँ होता है गाइस, मेगास्थनीज की बुक है इंडिका। आइए देखते हैं वो 7 जो विषय हैं, 7 श्रेणियां हैं, वो कौन सी है। एक है आपका दार्शनिक, फिर है कृषक, फिर है पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, और फिर है सभासद। ये सारे किसकी बुक में आपको मिलेंगे, मेगास्थनीज की जो बुक है इंडिका, उसमें मिलेंगे। तो लिखा है मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के कहते हैं कि हाँ, दास प्रथा नहीं थी उस वक्त भारत में, ठीक है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था, और ना ही क्या है कोई भी पेशा अपना सकता था, मतलब विवाह भी नहीं कर सकता था, और गाइस पेशा भी कोई अपना नहीं सकता था। ये है आपका सेम टू सेम जो हम नोट्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम लिखे हैं मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा, अभी हमने देखा 7, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्रोत में क्या है उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास नहीं थे, तो यही बोला है मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में बोला है। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में जो है विशेष तौर पर जो है उल्लिखित है। तो गाइस, अभी हमने पढ़ा कि 7 वर्गों में मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में किया है, तो इसका आंसर है डी, मेगास्थनीज की इंडिका। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी चोरी करने के लिए इसमें से क्या दंड दिया जाता था। कई जो भी व्यक्ति जो है मौर्य काल में टैक्स नहीं देता था उसको क्या होता था, मृत्युदंड दिया जाता था। तो आंसर है ए, मृत्युदंड। आइए इसकी व्याख्या काफ़ी बड़ी है, देख लेते हैं। तो लिखा है मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का क्या है, वर्णन मिलता है। किसका मिलता है गाइस, पाटलिपुत्र का मिलता है, नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। और इसके अनुसार क्या है, पाटलिपुत्र नगर का जो प्रशासन है 30 सदस्यों की विभिन्न समितियां के द्वारा किया जाता था। ये भी सेम है जो हम नोट्स में पढ़ चुके हैं, यानी कि 30 सदस्य की विभिन्न समितियां, मतलब 6 समिति होती थी और हर एक में 5 सदस्य होते थे, तो टोटल हो गई आपकी 30, राइट। और जो इसने कहा जो छठी समिति थी उसमें क्या होता है कि वो क्या करती थी, बिक्री कर वसूल करती थी। बिक्री कर मूल्य का क्या होता था, 1/10 भाग होता था, यानी कि जितने का जो भी मूल्य होता था उसका 1/10 भाग क्या होता था, आपका बिक्री कर होता था। और इसने कहा है कि जो करों की चोरी करते थे उनको क्या करा जाता था, मृत्युदंड दिया जाता था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो गाइस कौन सी है, मेगास्थनीज की इंडिका। फिर लिखा है निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का जो है विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करता है। सेम क्वेश्चन, सेम आंसर है मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है गाइस, इसका नाम आप ही बताइए। फिर लिखा है इंडिका का मूल्य लेखक, ओ गॉड, सेम क्वेश्चन है गाइस। इंडिका का लेखक कौन है भाई, ठीक है।
दोस्तों वही क्वेश्चन है। इंडिका का लेखक कौन है? ठीक है, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य जो है मौर्य काल में जारी था? ठीक है, कौन सा था गाइस? जनगणना। ठीक है, तो वर्तमान में जो नगर पालिका प्रशासन करती है, क्या करती है? सेंसस यानी कि जनगणना लाती है। वही मौर्य काल में भी होता था गाइस, क्या? जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, इसे जनगणना ही कहते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिका द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख कौन होता था? नागरिक होता था या फिर पूर्व मुख्य होता था। तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 सदस्यों की 6 समितियां बताई, जो हमने पढ़ी थी। 6x5 सदस्य, 6 समिति में 5 सदस्य हैं, टोटल 30 सदस्यों की थी। ठीक है, इसमें जो तीसरी समिति वो जन्म मृत्यु पंजीकरण का हिसाब रखती थी। यानी वर्तमान में नगर पालिका प्रशासन द्वारा यही काम किया जाता है, यानी कि जनगणना किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा जो है कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। ओके, तो गाइस संस्कृत कला और साहित्य, सोने के सिक्के, हिंदुकुश तक साम्राज्य और प्रांतीय विभाजन। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे क्या है गाइस? प्रांतीय एक तो विभाजन है, संस्कृत है, कला है, साहित्य, यहाँ की बातें। हिंदुकुश तक साम्राज्य था, बिल्कुल था, हमने देखा था। मौर्य जो साम्राज्य है, जब चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही थी तो उसका साम्राज्य हिंदुकुश पर्वत तक था। सोने के सिक्के की बात नहीं हुई है यहाँ पे, तो इसका आंसर में बी नहीं है गाइस, और बाकी आपके सारे हैं। तो लिखा है मौर्य सम्राटों ने संस्कृत कला और साहित्य के विकास में जो है महती भूमिका अदा की है, मतलब अच्छी खासी भूमिका अदा की है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो है उत्तर पश्चिम में कहा ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान में क्या कर्नाटका तक फैला हुआ था, हमने पढ़ा था मैसूर तक। ठीक है, पूर्व में जो है मगध से लेकर पश्चिम में जो है सौराष्ट्र या सौपारा तक संपूर्ण जो है प्रदेश उसके साम्राज्य के अधीन था। फिर इतिहासकार स्मिथ थे, उन्होंने क्या बोला? जो हिंदुकुश पर्वत है ना, तो वो भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। ठीक है, अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं। अब वो कौन से 5 प्रांत है गाइस? हमने नोट्स में भी देखे थे, वो ज़्यादा अच्छे से थे। उत्तरापथ हो गया एक आपका, ठीक है, उसके बाद अवंती रट हो गया, यानी कि जो हमारा अवंती वाला एरिया था ना, जो हमने 16 महाजनपद में पढ़ा था। फिर कलिंग, जिसको हम बार बार पढ़ रहे हैं। दक्षिणापथ हो गया आपका, पूर्वी प्रदेश हो गया, प्राच्य हो गया। फिर लिखा है कि जो स्वर्ण सिक्कों को भारत में प्रचित करने का श्रेय किसको जाता है गाइस? हिंदी अवन यानी कि इंडो ग्रीक शासकों को जाता है, ना कि आप कहेंगे मौर्यों को जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है गाइस? यहाँ पे लिखा है कि जो भाग और बलि थे गाइस, ये क्या थे? टैक्स थे, यानी कि कर थे। ठीक है, ये क्या है? और हाँ ठीक है, कर थे। और कर क्या होता है? आपका सरकार का राजस्व का स्रोत होता है। राजस्व यानी कि रेवेन्यू, और सरकार की इनकम का स्रोत क्या होता है गाइस? टैक्स होता है। यानी इसमें लिखा है कि जो भाग है या बलि है वो क्या है? प्राचीन भारत में राजस्व का स्रोत था। अर्थशास्त्र क्या है गाइस? तो अर्थशास्त्र एक जो है रचना है, पुस्तक है। ठीक है, किसकी है ये आप कमेंट करके बताइएगा कि अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, यानी किसकी रचना है। तो अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि जो राजा भूमि का मालिक होता था, यानी कि जितनी भी भूमि है उसका मालिक कौन होता था? राजा होता था गाइस। ठीक है, और वो भूमि से उत्पन्न जो उत्पाद होते थे उसका एक भाग का अधिकारी होता था। मतलब जो भी उत्पाद होते थे ना, जो भी प्रोडक्ट होता था उसका एक भाग कौन लेता था? राजा लेता था। और इस कर को क्या कहते थे? हम भाग कहते थे। ठीक है, और इसी प्रकार जो है बलि भी राजस्व का ही स्रोत था। यानी कि जो बलि और जो भाग था दोनों कर थे, और ये राजस्व के यानी कि रेवेन्यू के स्रोत थे। ठीक है, अब लिखा है कि मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का जो है मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा जो है एकत्रित किया जाता था? मतलब भूमि कर को कौन एकत्रित करता था? तो हमने बहुत सारे अधिकारी देखे थे, जिसमें एक था सीताध्यक्ष। ठीक है, वो भूमि कर एकत्रित करने वाला था। ठीक है, तो इसमें लिखा है मौर्य काल में सीताध्यक्ष जो है भूमि का अध्यक्ष था। कृषि भूमि का। ठीक है, वही भूमि कर जो है वसूलने का कार्य करता था। जबकि जो इसमें लिखा है एग्रोनोमोई या फिर एग्रोनोमोई जिले के अधिकारी को कहा जाता था। जिले का अधिकारी का कौन होता था? ये एग्रोनोमोई। ठीक है, फिर शुल्काध्यक्ष जो है विभिन्न प्रकार के व्यवसाय और जो है व्यापार कर वसूलता था। और इसमें लिखा है अकाराध्यक्ष, यानी कि अकाराध्यक्ष ये क्या है? खानों का नियंत्रण करता था। तो गाइस इसमें 3-4 चीज़ें हैं, 3-4 नाम ऐसे दे रखे हैं, और ये क्या काम करते थे ये देखते हैं क्या है। फिर से एक बार देखते हैं। सीताध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष था, और उस पर जो है कर वसूल करता था, भूमि कर। ठीक है, एग्रोनोमोई क्या करता था गाइस? अधिकारी था किसका?
जिले का अधिकारी, जैसे डीएम होता है ना वैसे जिलाधिकारी, जिले का अधिकारी। फिर है शुल्काध्यक्ष का क्या था, विभिन्न व्यवसाय या व्यापार पर कर वसूलता था। फिर है अक्राध्यक्ष या अकाराध्यक्ष किसके लिए था, खानों के नियंत्रण का कार्य करता था। ओके। फिर लिखा है मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या था, ये गाइस भूमि थी, राइट। और कौन सी भूमि थी, राजकीय भूमि से, ठीक है। सीताध्यक्ष वैसे कृषि भूमि, राजकीय भूमि एक ही बात है। फिर लिखा है मौर्यों की राजकीय भूमि की जो व्यवस्था है सीताध्यक्ष द्वारा की जाती थी, और इस प्रकार जो है होने वाली जो आय है उसको बोलते थे सीता, क्या बोलते थे, सीता। फिर लिखा है मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था, ठीक है। इसका राजस्व जो इकट्ठा करता था वो क्या होता था गाइस, उसको हम बोलते थे समाहर्ता। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्रित करने का कार्य कौन करता था, समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। फिर लिखा है अंतपाल सीमा रक्षक, अंतपाल सीमा, जो अंतपाल होता था वो क्या होता था गाइस, सीमा रक्षक होता था। समाहर्ता जो होता है राजस्व एकत्रित करने वाला होता था। प्रदेष्टा क्या होता था, विषय कमिश्नरी का प्रशासक होता था। गाइस ये भी आपका एस लिख सकते हो, सेम टू सेम है जैसा कि हमने नोट्स में पढ़ा था, उसे एक लाइन नई नहीं है, ठीक है। देखा है निम्नलिखित में से कौन जो है मौर्ययुगीन अधिकारी तोलमान का प्रभारी था, तोलमान, तो तोलमान का गाइस था, ये भी हमने पढ़ा था। इसमें लिखा है पोतवाध्यक्ष, ठीक है। पोतवाध्यक्ष किसका था, तोलमान। लिखा है इसने कहा वही लिखा है कि पोतवाध्यक्ष जो है तोलमान का प्रभारी था। फिर है पर्ण्याध्यक्ष, पर्ण्याध्यक्ष जो है वाणिज्य विभाग। और फिर है सूनाध्यक्ष किसका था, बूचड़खाने का से के प्रभारी थे, यानी कि उनका अधिकार था इस पे। सूना अध्यक्ष बूचड़खाना, फिर है पर्ण्या अध्यक्ष जो है वाणिज्य विभाग, और पोतवा अध्यक्ष है तोलमान, यानी कि वेट एंड मेजर। फिर लिखा है मौर्य काल में एग्रोनोमोई, अभी हमने पढ़ा था, अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था गाइस, अभी हमने पढ़ा था। ओके, मार्ग निर्माण लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। आई देखते हैं, चलिए। इसने कहा एग्रोनोमोई अधिकारी जो है राजस्व का संग्रह करता था। एक सिंचाई सुविधा का पर्यवेक्षक था। न्यायिक प्रशासन, भूमि की माप, सड़कों पर 10 स्टेडियम की दूरी पर पत्थर लगवाना, सड़कों का रखरखाव से संबंधित था। और इस तरह जो है मार्ग निर्माण उसका जो है प्रमुख कार्य प्रतीत होता था। और इसमें लिखा है गाइस, अब यहाँ लिखा है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर क्या बताया है, इसने बताया है विकल्प है सी, जो कि हमने देखा मार्ग निर्माण। तो गाइस ये क्वेश्चन आया है पिछले ही साल, यानी कि यूपीपीसीएस 2020 में। ओके। फिर लिखा है पंकोद कसनीरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। गाइस इसको आप है, इसका है सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। गाइस ये थोड़े राजस्थान के जो क्वेश्चन होते हैं गाइस ये थोड़े से खतरनाक होते हैं, ठीक है। तो इसे आप पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है कि ये क्या है, जल और कीचड़ इकट्ठा करने और कीचड़ फैलाने के कारण लिए जाने वाला जुर्माना था ये। तो ये आई होप कि यूपीपीसीएस में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। राजस्थान में तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपने कहीं दूर दूर तक नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। इसमें लिखा है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक जो है प्रसिद्ध केंद्र था। गाइस कौन सा, तक्षशिला था। शिक्षा का, शिक्षा आपको कहाँ, तक्षशिला से मिलती थी, ठीक है। और भी थे गाइस, उसमें एक तक्षशिला था। इसमें लिखा है कि वैशाली जो है वर्तमान में बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध और जैन परंपरा से जुड़ा रहा और इसकी स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के जन्म से पहले की गई थी। किसकी गई, हम बात कर रहे हैं अभी वैशाली की। फिर लिखा है महावीर स्वामी का जन्म यही हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं। नालंदा जो है बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। नालंदा में की गई खुदाइयों से पता चलता है कि यहाँ विश्वविद्यालय लगभग 1 मील लंबाई में और आधा मील चौड़ाई में स्थित था, ठीक है। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू और बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और यहाँ विश्व भर से लोग जो है पढ़ने आते थे। तो क्वेश्चन आपका था तक्षशिला के बारे में, ये किसके लिए था, हिंदुओं के लिए भी था और बौद्ध शिक्षा के लिए भी था, ठीक है। और यहाँ दूर दूर से लोग जो है पढ़ने आते थे। फिर यहाँ लिखा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय जो है अस्तित्व में थे। गाइस हमने 2 पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था गाइस, अरे वोडाफोन यार दिक्कत करता है, दुनिया वाले ऑफिस के एस्केलेशन हो। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 2 तरह के न्यायालयों के बारे में पढ़ा था गाइस। कौन कौन से थे, एक तो आपका था कंटक शोधन
ठीक है, एक था आपका धर्म स्थानीय, ठीक है, ये दोनों थे, यानी कि इसका आंसर है 2 4, ये है डी आंसर है आपका। आइए देखते हैं इसमें डी आंसर है। ओके, तो इसमें लिखा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र। देखिए, एक अभी मैंने पूछा था अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, तो कौटिल्य ने लिखी थी। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार क्या है, मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में क्या है, न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे। एक था आपका धर्म स्थानीय और दूसरा था आपका कंटक शोधन। तो धर्म स्थानीय क्या था, आपका दीवानी न्यायालय था, और जो कंटक शोधन था यानी कि फौजदारी यानी कि क्रिमिनल कोड था। ठीक है, एक हो गया आपका सिविल कोड हो गया, ये आपका हो गया क्रिमिनल कोड हो गया। फिर इसमें लिखा है प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था, और व्यवहारिक जो है दीवानी न्यायालय का जो है न्यायाधीश होता था, व्यवहारिक। ठीक है, यानी कि दो बंदों के दो नाम आ गए आपके पास। प्रदेष्टा आ गया जो आपका फौजदारी यानी कि क्रिमिनल कोड का होता था, क्या न्यायाधीश होता था यानी कि जज होता था, और जो आपका व्यवहारिक होता था वो आपका जो दीवानी यानी कि सिविल न्यायालय सिविल कोर्ट होता था उसका न्यायाधीश होता था। फिर इसमें लिखा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि जो अमात्य धर्मोत्था शुद्ध या अर्थात मतलब धार्मिक प्रलोभन द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते थे, उन्हें ही जो है न्यायाधीश बनाया जाता था। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, 2 टाइप के होते थे, एक होता था धर्म स्थानीय, एक होता था आपका कंटक शोधन। ठीक है, धर्म स्थानीय कौन सा होता था गाइस, दीवानी होता था, और कंटक शोधन कौन सा होता था, फौजदारी होता था। तो जो प्रदेष्टा होता था गाइस, वो आपका फौजदारी यानी कि कंटक शोधन। ठीक है, तो जो प्रदेष्टा है आपका गाइस वो है आपका कंटक शोधन का। ठीक है, और जो आपका व्यवहारिक है वो आपका दीवानी यानी कि किसका है, आपका दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश है। ठीक है, तो यानी कि धर्म स्थानीय यानी कि दीवानी, और इसका न्यायाधीश व्यवहारिक। ठीक है, कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय होता था, और इसका जो न्यायाधीश होता था वो होता था प्रदेष्टा। ठीक है गाइज, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है कि भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में जो है इतिवृत्तों। ओके, आईएएस का क्वेश्चन है, इतिवृत्तों राजवंशी इतिहास। और तो गाइज इसमें लिखा ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आईएएस 2016 का क्वेश्चन है, बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था, यानी कि पंचायत के माध्यम। इसमें लिखा है द्रविड़। देखिए, ये लीक से हटके क्वेश्चन आते हैं, कुछ आईएएस के, कुछ राजस्थान के, एकदम लीक से हटके क्वेश्चन आएंगे जिसके बारे में आपने यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, इसमें लिखा है गाँव के शासन को जो है स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात द्रविड़ों यानी कि चोल ने किया था। ये व्यवहार जो है इस समय गाँव के प्रशासन का आधार थी। ठीक है, आईएएस का क्वेश्चन फिर से आता है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है, यानी कि इसमें कहा है कि पति द्वारा अपनी पति को छोड़ने के लिए यानी कि विवाह विच्छेद की अनुमति कहाँ दी गई है, तो गाइस कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दे रखी है। इसमें कहा गया है कि अगर यदि देखिए पति द्वारा पत्नी ही नहीं है, पत्नी द्वारा पति को भी छोड़ा जा सकता है। ठीक है, कुछ या तो उसके अंदर कुछ कमी हो तब, या फिर वो बहुत दिनों से जैसे विदेश चले जाते हैं लोग, वापस नहीं आते ऐसे, तो तलाक या विवाह विच्छेद ये सब हो सकता है। तो यहाँ लिखा है अर्थशास्त्र में जो है पति द्वारा प्रतित्यत पत्नी के लिए जो है विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। ठीक है, पति के बहुत समय तक जो है विदेश में रहने और उसके शरीर में कोई दोष है तो पत्नी उसको क्या है त्याग कर सकती थी। सेम इसी प्रकार का था कि जो है पति जो है अपनी पति का त्याग कर सकता था। लिखा है निम्नलिखित में से, और ये किसमें था, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, राइट, अर्थशास्त्र में लिखा है। तो इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह जो है वर्जित है, यानी कि दोबारा से विवाह नहीं कर सकते, ये लिखा है मनुस्मृति में। ठीक है, मनुस्मृति ने लिखा भैया पुनर्विवाह तो नहीं कर सकती, इनफैक्ट स्त्रियाँ नहीं कर सकती। ठीक है, पुनर्विवाह यानी कि कोई विडो है, यानी कि लाइक क्या बोलते हैं, विधवा, कोई विधवा है तो वो पुनर्विवाह नहीं कर सकती। इसमें लिखा है कि मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट जो है उल्लेख है कि एक व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई यानी कि विधुर पुनर्विवाह कर सकता है, मतलब पतियों के लिए है। ठीक है, विधुर यानी कि जिसकी पत्नी मर चुकी है वो कर सकता है, लेकिन जो एक विधवा है वो नहीं कर सकती, ये लिखा है मनुस्मृति में। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि विदेशियों को, ठीक है, इसमें लिखा है विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया जो सामाजिक स्तर है, मतलब जो मनु ने विदेशियों को क्या स्तर दिया है, सामाजिक स्तर क्या था, वो था आपका, इसका आंसर है व्रात क्षत्रिय का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों यहाँ लिखा है कि सेम चीज़ लिखी है और कुछ नहीं लिखा है। लिखा है निम्नलिखित व्यक्ति जो है भारत में किसी न किसी समय में आए हैं, कौन कौन आए। ओके, चलिए आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अच्छा, इसमें नाम कौन कौन से, इसमें लिखा फायान एसिंग मेगास्नीज है और हेनसांग है। ठीक है, तो आइए अब पढ़ते हैं। मतलब ये हमने कहा था कि किस शासक के शासनकाल में कौन जो है आता है। ठीक है,
तो इसमें देखिए क्या लिखा है, यूनानी शासक है सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक अपना दूत भेजता है, यानी कि राजदूत भेजता है, और किसके दरबार में भेजता है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, सेल्यूकस भेजता है मेगास्थनीज को, किसके दरबार में भेजता है, चंद्रगुप्त मौर्य के। और ये बहुत दिन तक जो है पाटलिपुत्र में रहता है, और भारत पर मतलब भारत में उसने जो जो चीज़ें देखी उस पर उन्हें क्या लिखा है, इंडिका लिखी है। ठीक है, तो सेल्यूकस, मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य और इंडिका, ये 4 चीज़ें याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लिखा है चीनी यात्री फायान ने चंद्रगुप्त सेकंड के समय भारत की यात्रा की थी। ठीक है, तो चीनी यात्री जो फायान थे उन्होंने क्या करा था, चंद्रगुप्त के समय जो है भारत की यात्रा की थी। किसने करी थी, फायान ने, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। ओके, फिर लिखा है आगे, चीनी यात्री है वेनसांग। ठीक है, ये कब आए थे, हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। ठीक है, ये होगा तीसरा। फिर लिखा है गाइस, क्या लिखा है, तो अब कुछ ऐसा लिखा है, आइए बताइए। लिखा है इत्सिंग 7वीं सदी में भारत आया था, ये चीन का यात्री थे बस। कब आए थे, 7th सेंचुरी, 7वीं सदी में, 7वीं सदी में भारत आया था बस ये। तो सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को भेजता है, वो कहाँ भेजता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है, और उसने कौन सी बुक लिखी है, इंडिका। किसने, मेगास्थनीज ने। फिर फायान आते हैं, वो चीनी यात्री हैं, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आते हैं। फिर हेनसंग है, वो भी चीनी यात्री हैं, वो हर्षवर्धन के टाइम में आते हैं। इत्सिंग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चीन की यात्रा, चीन के यात्री थे इत्सिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप आप लोग को याद हो गया होगा। अब इसमें कुछ नाम लिखे हैं, कुछ नाम लिखे हैं, आइए देखें क्या है। जैसे हमें ये पता है प्रियदर्शी, प्रियदर्शी या प्रियदर्शी किसको बोला गया था गाइस, किसको बोला गया था, आप बताइए। तो ये बोला गया था गाइस अशोक को। ठीक है, इसका आंसर बहुत ही आसान है। और चाणक्य के नाम और भी थे, कौटिल्य था, विष्णुगुप्त था, तो ये भी बहुत आसान है। तो चंद्रगुप्त यानी कि चंद्रगुप्त को 2-3 नाम बोला गया था, सेंडोकोटस बोला था, एंडोकोटस बोला था, ये भी हमने पढ़ा था। फिर आता है बिंदुसार, बिंदुसार बचा जो वो हो गया, अब बिंदुसार के लिए वो है अमित्र घात। आगे बढ़ते हैं गाइस, इसका आंसर क्या ही पढ़े, वही है। फिर लिखा है कि अंतिम मौर्य सम्राट था, तो अंतिम था बृहदत्त। ठीक है, तो मौर्य बृहदत्त था, इसकी मृत्यु कौन, मतलब इसकी हत्या कौन करता है, पुष्यमित्र शुंग करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, शुंग वंश आ जाता है। आइए देखते हैं, तो ये देखें क्या लिखा है, अंतिम मौर्य जो शासक है वो कौन है, बृहदत्त है। बृहदत्त की हत्या उसका ही सेनापति जो कि है पुष्यमित्र शुंग करता है। कब करता है, 184 BC में करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसका जो प्रधान सेनापति है पुष्यमित्र शुंग ने की थी। बिल्कुल सही है क्या, बिल्कुल सही है। फिर लिखा है अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके जो ब्राह्मण मंत्री यानी कि वासुदेव कर्ण ने की थी, और क्या है, राज सिंहासन हत्या लिया था। ओके, फिर लिखा है आंध्र ने कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को जो है पद वंचित किया। ओके, किया था। ठीक है, इसकी व्याख्या में अब हम देखते हैं सारी चीज़ें। तो इसमें 2-3 नाम आ गए, शुंग आ गया, एक मौर्य का अंतिम, शुंग का अंतिम, कर्ण का अंतिम, ऐसा कुछ देख लिखा है। जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 में अंतिम मौर्य शासक यानी कि बृहदत्त की हत्या की थी, वो था शुंग राजवंश की हत्या कर शुंग राजवंश की क्या करी थी, स्थापना की थी, और वह इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात था। ठीक है, ये कहानी हो गई शुंग। अब ये हो गई कहानी, बृहदत्त को मार दिया। ठीक है, क्या करा, बृहदत्त को मार दिया। आगे बढ़ते हैं, शुंग वंश का अंतिम जो शासक है यानी कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है गाइस, है देवभूति। कौन है, देवभूति। अत्यंत क्या है, विलासी था। ठीक है, वह अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्र द्वारा मारा गया। ठीक है, वायु पुराण के अनुसार अंतिम कर्णव राजा यानी कि सुशर्मन अपने आंध्र जातीय व्रत मतलब उसे किसने मारा, सिमुक या सिंधुक द्वारा मारा गया। ठीक है, तो 3 हमने देख लिया। एक तो हमने देख लिया बृहदत्त को किसने मारा, ओके, पुष्यमित्र शुंग ने मारा। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि शुंग में सबसे लास्ट में होता है देवभूति। देवभूति को मारने का काम करता है वासुदेव करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि वायु पुराण के अनुसार जो अंतिम कर्ण शासक यानी कि सुशर्मन, उसको मारने का काम कौन करता है, ये सिमुक सिंधु। ठीक है गाइस, आई होप आप लोग को पता चल गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। ओके, तो गाइस इसका आंसर है, चलिए एक बार नाम देख लेते हैं यहाँ पे। तो नाम गाइस है यहाँ पे आपके पास, एक है महापद्मनंद। ठीक है,
तो नंद वंश की स्थापना करी थी इन्होंने। महात्मा एक हो गए चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक हो गए, रुद्रदामन हो गए, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका ये दोनों है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक है। रुद्रदामन ने क्या करा था, वहाँ कुछ मरम्मत करवाई थी, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जल संसाधन जो है व्यवस्था की और ध्यान दिया, तो उन दोनों ने दिया था, लेकिन रुद्रदामन ने क्या करा था गाइस, वहाँ पे जो है कुछ मरम्मत करवाई थी झीलों की। चलिए आइए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है, बहुत बड़ी है, ठीक है। थोड़ा से और क्वेश्चन है और ये खत्म हो जाएगा। इसमें लिखा है ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य अशोक ने क्या है, गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की और ध्यान दिया, गिरनार में, ठीक है। और इस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील जो है खुदवाई थी। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक ने क्या किया था, तीसरी शताब्दी ईसा शताब्दी में क्या है, ये नहर निकलवाई थी। फिर सक्क्षत्रप जो है, अभी हमने कहा जो रुद्रदामन है, उसने उसके जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्य का जो है वर्णन मिलता है। मतलब एक ने क्या करा, अशोक ने क्या करवाया था गाइस, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील और अशोक ने क्या करवाया था, नहरें, ठीक है। अब ये आपको कहाँ मिलेगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, यहाँ मिलेगा, इसके साक्ष्य मिलेंगे, ठीक है। फिर जूनागढ़ के शासक थे रुद्रदामन, इन्होंने क्या कराया था, जो झील थी यानी कि ये जो झील है ना, उसकी मरम्मत करवाई थी। चूँकि रुद्रदामन का जो यह कार्य दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में है और ये जो है उत्तर में ईसवी सन के पूर्व की शताब्दी के संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य, ईसवी सन के पूर्व यानी कि ईसा पूर्व की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य अशोक का नाम ही रहेगा, ठीक है। और इस प्रकार यद्यपि शक शासक यानी कि रुद्रदामन का नाम भी गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, किंतु उसका समय क्या है आपका, उसका समय आपका आता है 150 ईस्वी का, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो है स्कंदगुप्त के समय भी जो है इस झील का पुनरुद्धार कराया गया था। मतलब रुद्रदामन के बाद भी आता है किसका नाम, स्कंदगुप्त, इन्होंने भी कुछ किया था। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का भी नाम आता है, उसके बाद अशोक का भी नाम आएगा, फिर रुद्रदामन का भी नाम आएगा और स्कंदगुप्त का भी नाम आएगा। बस ये क्या है गाइस, इन लोगों का है। फिर से देखिए क्वेश्चन एक बार देखते हैं कि इन दोनों में क्या है। यहाँ पे लिखा है कि ईसवी सन के पूर्व, राइट, यानी कि बीसी की बात कर रहा है ये। तो बीसी में दो नाम आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। और जो आपका रुद्रदामन वाला आता है और जो गाइस स्कंदगुप्त का आता है वो आपका ईसवी शताब्दी में आता है, ना कि बीसी में आता है, वो एडी में आता है, ठीक है गाइस। इसलिए ये क्वेश्चन ऐसा है, थोड़ा ट्रिकी है ये क्वेश्चन, आपका आया यूपी यूडीए में आया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। लिखा है जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में क्या है एक झील का निर्माण करवाया था। अभी हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सी झील बनवाई थी, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। फिर लिखा है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख आता है, तो वो गाइस है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, राइट, बी आंसर है। और इसमें लिखा है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का जो है अभिलेख भी पाया गया है, तो ये भी वही है गाइस आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसमें लिखा है अशोक का अभिलेख जो है महाक्षत्रप यानी कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर भी पाया गया है। और रुद्रदामन पश्चिम भारत में क्या है, शकों का एक महान राजा था। और गुजरात के जूनागढ़ गिरनार यानी कि गुजरात की साइड की बात हो रही है जहाँ पे रुद्रदामन था, तो वहाँ पे क्या है, जूनागढ़ है या उसे हम कहते हैं गिरनार के शक संवत क्या है 72 का जो उसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। और इससे क्या है उसकी विजय, व्यक्तित्व और जो है कृतित्व का वर्णन प्राप्त होता है। अशोक के अतिरिक्त जो है स्कंदगुप्त के भी 2 लेख क्या है इस पर खुदे हुए हैं, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर। सर्वप्रथम 1822 में जो है कर्नल टाड ने इस लेख का पता लगाया है। और ये विशुद्ध संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखित जो है प्राचीनतम लेखों में से एक है। और इसकी रचना का मुख्य उद्देश्य क्या है, सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना है, ठीक है। अब आता है आपका बराबर पहाड़ी की गुफा के विषय में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। इसका आंसर हम इसका आप व्याख्या देखते हैं, ठीक है। बराबर पहाड़ी के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। लेकिन दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर और नागार्जुन पहाड़ियाँ, यानी कि जो आप बात करेंगे दक्षिण बिहार की, वहाँ पे आप किसकी बात कर रहे हैं, गया जिला, गया डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे 2 पहाड़ियों का नाम दे रखा है, एक आपका दे रखा है बराबर पहाड़ी, एक दे रखा है आपका नागार्जुन पहाड़ी। तो इसके बारे में मतलब ये स्थित है वहाँ पे, ठीक है। फिर लिखा है नागार्जुन में क्या है 3 गुफाएं हैं और बराबर नामक पहाड़ी पर जो है कुल कितनी है 4 गुफाएं हैं, ठीक है। नागार्जुन में 3 और बराबर पे 4 हैं। तो इसमें से 3 गुफाओं की दीवार पर क्या है अशोक के लेख जो है उत्कीर्ण है, ठीक है। 4 में से 3 में जो है आपका अशोक के लेख हैं, ठीक है, बराबर पहाड़ी में। तो जो चौथी गुफा है
3 में अशोक के लेख है। चौथी गुफा में क्या है, मोखरी। मोखरी शासक जो है अनंत वर्मन का लेख है, ठीक है। इसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। किसको, अनंत वर्मन को क्या बोला जाता है, विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। प्रथम तीन जो गुफा है अशोक द्वारा जो है आजीवक संप्रदाय के साधुओं को निवास के लिए जो है गुफा दान में दिए जाने का जो है विवरण सुरक्षित है। मतलब 3 में क्या है, जो अशोक होते हैं वो आजीवक संप्रदाय के जो साधु होते हैं उनको जो गुफा है उसमें दान में देते हैं, उसका विवरण आपको मिलेगा 3 गुफाओं में, ठीक है। फिर चट्टानों को काटकर जो है बनाई गई इन गुफाओं की का संबंध जो है मौर्यकाल से है। और इस गुफाओं में उत्कीर्ण जो है अभिलेख है जो है 3वीं सदी ईसा पूर्व यानी कि 3rd सेंचुरी BC से संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसके बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पढ़ ली। अब आप क्वेश्चन देखिएगा एक बार फिर से और उसके आंसर आप टिक करिएगा। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुलमित है, यानी कि लोथल में लिखा है कि एंशिएंट डॉकयार्ड है, बिल्कुल सही है। सारनाथ जो है फर्स्ट, ओके चलिए, तो हिंदी में इंग्लिश लिखी हुई है, ठीक है। तो ये वाला आपका बिल्कुल सही है। जो एंशिएंट डॉकयार्ड है बंदरगाह था क्या, लोथल कहाँ है, गुजरात में है गाइस। हमने ये हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता में हमने ये चीज़ पढ़ी थी लोथल के बारे में। सारनाथ में क्या है, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, ठीक है। फर्स्ट सरमन और बुद्धा है सारनाथ में। राजगिरी में क्या है, लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक, राजगिरी में है गाइस, ओके। नालंदा में है ग्रेट सिटी ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, बिल्कुल सही है गाइस। लेकिन हमारा जो आंसर है ना गलत वाला, वो आपका है तीसरा, यानी कि लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक जो है राजगिरी में नहीं है, कहाँ है, सारनाथ में। चलिए इसका आंसर देखा जाए तो इसका सी होना चाहिए आंसर, ठीक है। इसका आंसर है सी, मतलब 1 2 और 4 सही है और आपका तीसरा गलत है। क्योंकि जो लॉयन कैपिटल ऑफ जो अशोक है, अशोक चिन्ह क्या बोलते हैं, सिंह स्तंभ जो है आपका गाइस, वो कहाँ पे, सारनाथ में है। अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ पे है गाइस, सारनाथ में, ना कि राजगीर में, ठीक है। तो सारनाथ में फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा है, बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पे उन्होंने पहला उपदेश दिया था, ठीक है। लोथल में क्या है आपका बंदरगाह है। और नालंदा क्या है, ग्रेट सिटी ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, यानी कि आपको बुद्ध के बारे में पढ़ना है या बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है तो बिल्कुल नालंदा जाइए, बाकी सही है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। ओके, तो हमारी ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ खत्म हो जाता है हमारा मौर्यकाल। इसमें लिखा है लोथल जो है एंशिएंट डॉकयार्ड है, सही है। सारनाथ द फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा है, ये भी सही है। कि नालंदा ग्रेट सिटी ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग है, यानी ग्रेट सिटी ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है तो आप बिल्कुल नालंदा जाइए। तो इसके लिखा है परंतु जो राजगीर है वो लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक का युग में गलत है। और इसका सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सारनाथ। तो दोस्तों यहाँ पे मौर्य साम्राज्य हमारा होता है ख़त्म, तो ये है खुशी की बात। तो अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, तो गाइस यहाँ आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है हमारा है मौर्योत्तर काल। तो 3 पार्ट हो गए हैं गाइस, और ये एक्चुअली क्या है, पार्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और क्यों हो जाते हैं गाइस, जस्ट बिकॉज कि क्वेश्चंस बहुत हैं। देखिए 122 के आसपास के क्वेश्चन हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि इसको आप 20-30 मिनट की वीडियो में कंप्लीट कर दें। पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं, आई डोंट नो, बट यहाँ पे इतना पॉसिबल नहीं है कि आप क्या 20-30 मिनट 40 मिनट में आप क्या है चैप्टर ही ख़त्म कर दें। आई डोंट नो कैसे पॉसिबल है, यहाँ मुझसे तो नहीं हो पाता, ठीक है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है तो देखिए, आपको लगता है स्लो है तो प्लीज़ आप उसे क्या है उसकी स्पीड बढ़ाइए, डबल कर दीजिए, और आराम से आप 50 मिनट की वीडियो को 25 मिनट में देख के ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और मेरे चैनल को जितना हो सके शेयर करिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट जो चैप्टर है मौर्योत्तर काल उसमें मिलते हैं। तो दोस्तों अब तक तब तक के लिए धन्यवाद।